हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी और एमएससी से रिलेटेड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए उनसे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो कई सारे वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो सीधे और सरल भाषा में समझाए गए हैं। तो इसलिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे कुछ सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सिलेंडर से रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने अपने पिछले वीडियो में दी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको उसको समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये बेलन से संबंधित प्रश्न है और इस प्रकार है कि उस लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसके जनक z अक्ष के समांतर है तथा जो पृष्ठ है गाइडिंग कर्व ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल पी को प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरह का प्रश्न हमने हमारे पिछले वीडियो में भी किया था, तो अगर वो समझ में नहीं आया हो तो आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। यहां पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जनक जो जनरेटिंग लाइन है वो जेड अक्ष के समांतर है। तो जेड अक्ष के समांतर जो रेखा होती है उसके दिक् कोसाइन 0, 0 और 1 होते हैं। और एक्स अक्ष के समांतर होगा तो एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन 1 हो जाएगा, वाई और जेड का 0, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वाई अक्ष के समांतर हो तो वाई अक्ष के दिक् कोसाइन 1 हो जाएंगे और एक्स और जेड के 0 हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जनक रेखा की इक्वेशन लिखेंगे जो जेड अक्ष के समांतर है। माना जेड अक्ष के समांतर जनक रेखा की इक्वेशन, जनक रेखा का समीकरण। और जिसका कोई पॉइंट ले लेंगे हम जनक रेखा के ऊपर, अल्फा बीटा गामा कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। बिंदु P अल्फा बीटा और गामा पर, ये जनक रेखा के ऊपर स्थित कोई बिंदु है। तो रेखा की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस अल्फा अपॉन 0, y माइनस बीटा बटे 0 और z माइनस गामा बटे 1। ये जनक रेखा की इक्वेशन हो गई। यहां से हम क्या करेंगे कि x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके बराबर में k मान लेते हैं और k मानकर हम x, y, z की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो यहां से x इक्वल टू आएगा, x को और यहां पर k को मिलाएंगे हम तो x बराबर अल्फा रह जाएगा क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार y बराबर बीटा रह जाएगा और z बराबर 1 से k का मल्टीप्लाई किया, गामा का पक्षांतरण किया तो गामा प्लस k हो जाएगा। ये x y z के मान आ गए। इन x y z के मानों को हम क्या करेंगे कि जो हमको गाइडिंग कर्व दिया हुआ है सवाल में पृष्ठ, उसमें ये दोनों मानों को हम रखेंगे x y z की जगह पर। x y z के मान पृष्ठ में रखने पर, जो हमको पृष्ठ दिया हुआ है उसमें रखेंगे। तो x y z के मानों को जो हमको कर्व दिया हुआ है उसमें रख लेते हैं। कर्व यहां पर हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है। तो इसके अंदर हम इन मानों को रखते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा a
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है अल्फा, तो ए अल्फा स्क्वायर, ऐसे बी वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू बीटा है तो बी बीटा स्क्वायर प्लस सी, और जेड की वैल्यू है गामा प्लस के का वर्ग, और इक्वल टू हमारे पास है, इक्वल टू में देख लो क्या है 1 है, तो इक्वल टू में 1 आ जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब जो गाइडिंग कर्व के अंदर दूसरा है इक्वेशन है उसमें रखते हैं, और वो है एल एक्स यानी कि एल अल्फा एम बीटा प्लस एन जेड आता है, तो जेड की जगह गामा प्लस के, तो एन गामा प्लस के और इक्वल टू है यहां पर पी। इससे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब के की वैल्यू उससे कैसे आएगी, देखिए एल अल्फा एम बीटा और एन गामा, एन को इससे मल्टीप्लाई करके पक्षांतरण कर लेते हैं, तो ये हो गया पी माइनस, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा, तो ये तो कॉमन ले लिया, और एन का गुणा के से भी होगा, के की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो एन से डिवाइडेशन भी होगा, तो ये एन से इसके अंदर भाग भी लग गया, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, जिससे के का विलोपन हो जाएगा। समीकरण 1 में के का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में के की वैल्यू रखेंगे हम, तो ये हो गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस और के की वैल्यू पी माइनस एल अल्फा एम बीटा प्लस में एन गामा अपॉन एन और इसका वर्ग और बराबर पी 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब इस कोष्टक के अंदर हम एन लघुत्तम लेंगे तो ये एन इधर इससे गुणा होगा और एन गामा हो जाएगा, और इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन गामा माइनस का हो जाएगा, तो उससे ये एन गामा कट जाएगा, तो जो बचेगा वो मैं यहां पर अब लिख रहा हूं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी, और अंदर क्या रह जाएगा पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा, ठीक है, पी रह गया, ये दोनों शुरू की रह गई, ये लास्ट वाली टर्म इस वाली टर्म से कट जाएगी, इसका वर्ग और अपॉन में एन स्क्वायर, जो एलसीएम लिया है उसका भी वर्ग एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर इन दोनों से गुणा होगा, इधर 1 से गुणा होगा, तो और देखिए एन इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा का वर्ग और बराबर एन स्क्वायर। तो ये समीकरण अब हमारे पास आ गई। यहां पर हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ ले लेंगे, जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन हो जाएगा। बिंदु P अल्फा बीटा और गामा का बिंदु पथ लेने पर इसका बिंदु पथ ले लेंगे, तो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर देना है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी पी माइनस एल एक्स माइनस एम वाई का वर्ग और बराबर एन स्क्वायर। वैसे तो ये लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण हो गया, लेकिन अभी अगर हम इसको और अरेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम इतना इसको करके छोड़ते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको यहां पर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमको इसको और ज्यादा सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म में जमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर की टर्म लेनी है हमको सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर कहां कहां से आएगा, इस एन स्क्वायर का गुणा इससे होगा, तो यहां आएगा ए एन स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और एक एक्स की टर्म यहां पर आएगी इसका वर्ग करने पर, तो यहां से बचेगा सी एल स्क्वायर, सी एल स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से हम वाई स्क्वायर को भी ले सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो वाई यहां से आएगा और उसमें आएगा बी एन स्क्वायर, और ऐसे इस वाली टर्म का वर्ग होगा तो यहां पर वाई स्क्वायर आएगा और यहां से वाई स्क्वायर के बाद कॉमन बचेगा सी एम स्क्वायर, और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। जेड की टर्म इसमें है ही नहीं। अब एक्स वाई की टर्म देख सकते हैं हम कहां पर आएगी। यहां देखिए पहला पद तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, दोनों पद हमने ले लिए। सेकंड टर्म के अंदर एल एक्स और एम वाई का वर्ग हमने ले लिया। अब एक्स वाई की टर्म आएगी जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2ab वाले जो पद आते हैं उसमें सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में 2ab वाला पद जब हम लिखेंगे तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा और 2lm और c और आ जाएगा, तो प्लस का 2lmc और xy आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हो गया। उसके बाद पहले और दूसरे पद को अगर हम 2ab वाली फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2plcx, और फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2mp और y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक टर्म यहां पर बचेगी p स्क्वायर, तो ये c से गुणा होकर के हो जाएगा cp स्क्वायर, और जो राइट साइड में n स्क्वायर है उसको इधर ले आएंगे और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये भी हम यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण हम निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये एक एग्जांपल लिया है सिलेंडर से रिलेटेड, जो कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a00, 0b0 एंड 00c। उस लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसका निर्देशक वृत्त इन बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो गाइडिंग कर सर्किल है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो हमें यहां पर दिया हुआ है गाइडिंग सर्किल दिया हुआ है। निर्देशक वक्र जो होता है गाइडिंग कर्व, वो यहां पर वृत्त के रूप में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। तो वृत्त की जो इक्वेशन होती है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की जो इक्वेशन होती है वो एक गोला और एक समतल, इन दोनों का सम्मिलित रूप होता है जिसको हम वृत्त बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3 पॉइंट हमको दे रखे हैं a00, 0b0, 00c, इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले एक गोले की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी और इन तीनों से गुजरने वाले एक समतल का समीकरण निकालना पड़ेगा जो निर्देशक वृत्त बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कि ये कोई 3 अक्ष हो गए, ये O पॉइंट हो गया, ये X अक्ष हो गया, यहां पर Y अक्ष हो गया और इस जगह पर Z अक्ष हो गया। अब हमको जो तो 3 पॉइंट दे रखे हैं वो है a00 यानी X अक्ष पर A, ये A दूरी हो गई। Y अक्ष के ऊपर हमको यहां पर दिया हुआ है 0b0, तो ये Y अक्ष पर पॉइंट होगा, तो ये वाली डिस्टेंस यहां पर ये B हो गई। इसी तरीके से एक 00c पॉइंट दे रखा है, तो यहां पर Z अक्ष पर C डिस्टेंस हो जाएगी। इन पॉइंट को अगर हम A, B और C मान लेते हैं, ABC, तो O, A, B और C बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखेंगे और इन A बिंदु और B बिंदु और C बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे, तो वो वृत्त की इक्वेशन हो जाएगी सम्मिलित रूप में। तो ये ABC को मिलाने से जो ये समतलीय आकृति बन रही है, इसकी इक्वेशन भी अपन लिखेंगे। अंतःखंड रूप में आएगी, X अक्ष पर काटा गया अंतःखंड A है, Y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड B है और Z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C है। तो समतल की समीकरण अंतःखंड रूप में हमको यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो देखिए,
गोले OABC का समीकरण, ये एक फॉर्मूले के रूप में है जो आप याद रख सकते हैं। तो गोले OABC का जो समीकरण होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये गोले का समीकरण हो गया। और अंतःखंड रूप में समतल का जो समीकरण होगा वो होगा x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B प्लस जेड अपॉन C और इक्वल टू 1। तो ये जो दोनों इक्वेशन आई है, ये दोनों इक्वेशन कहलाएगी वृत्त। ये वृत्त का समीकरण है और समतल का समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 जो आ गई वो हमारा निर्देशक वृत्त हो गया। समीकरण 1 निर्देशक वृत्त है, जो प्रश्न में दे रखा है ना निर्देशक वृत्त, गाइडिंग सर्किल, तो वो ये समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1। अब हमें यहां पर क्या करना है कि लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण हमको यहां पर निकालना है। अब देखिए यहां पर हम एक सिलेंडर को ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरीके से हम एक सिलेंडर बना लेते हैं थोड़ा सा आइडिया के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। ये कोई सिलेंडर हो गया, यहां पर ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई और ये एक रेखा खींची हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, सबको मालूम होगा कि ये वाली जो रेखा है ये जनरेटिंग लाइन होती है, जिसको हम जनक रेखा बोलते हैं। यहां पर ये अक्ष होता है, एक्सिस रेखा, ये अक्ष है। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एक सिलेंडर बना लिया। अब हम यहां क्या करेंगे लंबवृत्तीय बेलन निकालने के लिए, कि बेलन के जो अक्ष है उसके दिक् कोसाइन पता करेंगे वो क्या है। उसके दिक् कोसाइन इसलिए पता करेंगे क्योंकि इस अक्ष के समांतर है जनक रेखा। तो जो अक्ष के दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन होंगे वही जनक के भी दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन होंगे। तो यहां पर ये जो नीचे आपको प्लेन आकृति दिख रही है, ये वाली, ये समतली आकृति है, ये ऊपर भी ये समतली आकृति है। तो समतली आकृति हमारे पास समीकरण नंबर 1 में समतल का समीकरण है। तो समतल के समीकरण में जो x, y और z के गुणांक हैं, समतल के समीकरण में जो x, y और z के गुणांक हैं वो इसके अभिलंब के दिक् कोसाइन होंगे। और समतल के अभिलंब कौन है? अक्ष। तो समतल के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है अक्ष। तो जो समतल में अभिलंब के दिक् कोसाइन है 1/a, 1/b और 1/c, वो अक्ष के दिक् कोसाइन है। अब हम जनक रेखा की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, तो जनक रेखा अक्ष के समांतर है, तो जो अक्ष के दिक् कोसाइन है वही जनक रेखा के भी दिक् कोसाइन हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जनक रेखा के ऊपर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P, कोई सा भी एक बिंदु ले लो, जैसे अल्फा बीटा गामा ले लिया हमने, x1 y1 z1 भी हम ले सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा हमने यहां पर ले लिया। अब इस P बिंदु से गुजरने वाले जनक रेखा की इक्वेशन हम निकालेंगे। ठीक है, सम्मित रूप में कार्शियन फॉर्म के अंदर जनक रेखा की इक्वेशन निकलेगी। देखिए, बिंदु P अल्फा बीटा और गामा से जाने वाली जनक रेखा की समीकरण, तो जनक रेखा की समीकरण कार्शियन फॉर्म में सम्मित रूप में निकलेगी। तो x माइनस x1 की जगह हमने अल्फा माना है, बराबर इधर की तरफ आएगा y माइनस y1 यानी कि बीटा। इसी तरीके से आएगा z माइनस z1 यानी कि गामा। तो ये गामा आ गया। और अपॉन में आएंगे अभिलंब के दिक् कोसाइन, जो वो क्या है 1/a, 1/b और 1/c। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि यहां से x, y और z की वैल्यू निकालेंगे।
अब वो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो निर्देशक वृत्त के ऊपर स्थित होगी। तो जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 हमने ली थी, उसमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम एक्स वाई जेड को पुट करेंगे और इसके बराबर में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने मान लिया कि ये तीनों रेशो किसी संख्या के बराबर है। के को एलिमिनेट कर देंगे बाद में। अब यहां से फर्स्ट और के को लेकर के हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, देखिए 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे के से और एल्फा को यहां से इधर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा एल्फा प्लस के अपॉन ए। इसी तरीके से y वाले पद को लेंगे और k के साथ उसको इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1/b से k को मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा का पक्षांतरण करेंगे तो बीटा प्लस का हो जाएगा और k अपॉन बी हो जाएगा ये। इसी तरीके से अगर हम थर्ड को और k को लेते हैं यहां पर तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी और z की वैल्यू आएगी गामा प्लस के अपॉन सी। तो ये तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। एक्स वाई जेड के मान को निर्देशक वक्र के अंदर हम रखेंगे। एक्स वाई और जेड के मान निर्देशक वृत्त में रखने पर, तो निर्देशक वृत्त के अंदर जब हम इसको रखेंगे तो देखिए क्या स्थिति बनती है और हमको यहां पर के को एलिमिनेट करना है। निर्देशक वृत्त देख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में क्या है। एक तो गोले की इक्वेशन है, यहां पर एक्स वाई जेड और इन सब की जगह पर हमको एक्स वाई जेड की जगह पर रखना है और यहां पर भी एक्स वाई जेड की जगह पर हमको ये वाले मान रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर करना है। तो ये हो गया एल्फा प्लस के अपॉन ए का वर्ग, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बीटा प्लस के अपॉन बी का वर्ग, प्लस गामा प्लस के अपॉन सी का वर्ग। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। जेड की वैल्यू रख दी तो स्क्वायर में आ गई, वहां पर स्क्वायर है इसलिए। फिर माइनस ए एक्स, एक्स का मान एल्फा प्लस के अपॉन ए, माइनस बी वाई, वाई का मान बीटा प्लस के अपॉन बी। अब हम रखेंगे माइनस सी जेड, जेड की वैल्यू गामा प्लस के अपॉन सी और बराबर 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर गोले के अंदर ये रख दिया मान। अब हम समतल में भी रखना है तथा अब वहां पर क्या है 1/a और x की वैल्यू आ जाएगी एल्फा प्लस के अपॉन ए प्लस 1/b बीटा प्लस के अपॉन बी प्लस 1/c गामा प्लस के अपॉन सी और इक्वल टू 1। तो ये दो मान हमारे पास और आ गए डियर स्टूडेंट्स। यहां से किसी तरह से हमको इनको एलिमिनेट करना है। तो अभी इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को भी हमें रीअरेंज करना है और समीकरण नंबर 3 को भी व्यवस्थित करना है ताकि हम के का एलिमिनेशन कर सकें। तो देखिए समीकरण नंबर 3 से पहले समीकरण नंबर 3 को हम व्यवस्थित करते हैं। देखिए जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर आएगा, यहां पर बीटा स्क्वायर आएगा, इसमें गामा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को तो हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 को हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि हम के में इसकी द्विघात समीकरण बना ले और समीकरण नंबर 3 को 2 को के में द्विघात समीकरण बनानी है और समीकरण नंबर 3 को इस प्रकार हल करना है कि के की वैल्यू निकल जाए ताकि हम दोनों इक्वेशन से के का एलिमिनेशन कर सकें। तो देखिए के में द्विघात समीकरण अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले के स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए। तो जब पहले कोष्टक का जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो के अपॉन ए का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। सेकंड कोष्टक में के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा।
तीसरे में के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। इसके अलावा के स्क्वायर और कहीं नहीं आएगा, तो हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और जो बचेगा उसको कोष्टक में लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमने के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये के स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद के वाली टर्म लिखनी है, तो के वाली टर्म जब हम लिखेंगे यहां पर, तो के यहां पर बीच वाले पद में आएगा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं का गुणनफल और दुगना, ये उसका होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर आएगा 2 अल्फा के अपॉन ए, सेकेंड कोष्टक में आएगा 2 बीटा के अपॉन बी और थर्ड कोष्टक में आएगा 2 गामा के अपॉन सी, और यहां पर भी के के मान आएंगे जिनको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखिए के को हमने कॉमन लिया, 2 के कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन ने 2 के कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा 2 के कॉमन लेने के बाद एल्फा अपॉन ए, एल्फा अपॉन ए। दूसरे वाले कोष्टक में से बचेगा बीटा अपॉन बी, बीटा अपॉन बी, और तीसरे में बचेगा गामा अपॉन सी। इसके अलावा और के वाले पद कहां से आएंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स जब हम इस ए को गुणा करेंगे इस सेकंड टर्म से, तो ए से ए कट के माइनस का के आएगा। इसी तरीके से इस वाली टर्म को गुणा करेंगे यहां पर सेकंड टर्म से, तो बी से बी कट करके माइनस का के आएगा, और सी को भी जब थर्ड इसमें गुणा करेंगे तो सी से सी कट के माइनस का के आएगा। तो 3 हो गए ये, माइनस के माइनस के माइनस के, तो माइनस का 3 के, और 2 हमने कॉमन लिया है इसलिए माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2 ये इसमें आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या होगा कि एक एक टर्म और रह रही है, पहली वाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहां पर ये पहला गुणा, पहले पद का गुणा बाकी रह रहा है। तो ये हो जाएगा अब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा माइनस सी गामा और इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो ये हमने समीकरण नंबर 3 को अरेंज करके एक द्विघात समीकरण बना ली, ठीक है। अब समीकरण नंबर 4 पे आ जाते हैं। समीकरण नंबर 2 को व्यवस्थित करके हमने ये समीकरण बना लिए के में द्विघात समीकरण। अब समीकरण नंबर 3 को व्यवस्थित करना है। समीकरण नंबर 3 से करना है, यहां पर ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो के कहां पर आएगा, जब हम इस फर्स्ट टर्म को 1 अपॉन ए को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो सब में के आएगा, के अपॉन ए स्क्वायर, के अपॉन बी स्क्वायर, के अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, के कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये तीनों से आ गया, के स्क्वायर की टर्म आ गई, ये के की टर्म आ गई। अब पहला पद बाकी रह गया, 1 अपॉन ए का गुणा अल्फा से, 1 अपॉन बी का बीटा से और 1 अपॉन सी का गामा से, और एक को भी इधर पक्षांतरण कर लेंगे। तो ये हो गया प्लस अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 1 और इक्वल टू 0। और इसको आगे सॉल्व करके हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर के इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं उधर, तो ये माइनस में हो जाएगा कोष्टक, और इसका भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, के बराबर माइनस, इस पूरे कोष्टक का इधर पक्षांतरण किया तो अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस का 1, और भाग लग जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करा कि समीकरण नंबर 2 को व्यवस्थित करके के में द्विघात समीकरण बना ली, समीकरण नंबर 3 से को हमने व्यवस्थित करके के की वैल्यू निकाल ली। अब के हमने अपनी तरफ से ही माना हुआ था, इसलिए इस के को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 4 में इस के की वैल्यू को पुट कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद लंबवृत्तीय बेलन की समीकरण हमारे पास आ जाएगी।
तो देखिए समीकरण 4 में के का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 4 में हम के का मान रखेंगे तो क्या आएगा। तो अब समीकरण नंबर 4 पे नजर डाल लेते हैं। समीकरण नंबर 4 क्या है, तो समीकरण नंबर 4 में के स्क्वायर की जगह पर हमको ये वैल्यू पुट करनी है और साथ में 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² है। तो के स्क्वायर की जगह पर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर के की वैल्यू माइनस में है जो प्लस में हो जाएगी, तो ये होगी अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस का 1 अपॉन 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², और इसका करना है हमको वर्ग। और माइनस का निशान अभी अगर हम चाहें तो यहां लगा सकते हैं, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर था गुणा के रूप में के स्क्वायर के साथ गुणा के रूप में 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², तो यहां पर गुणा के रूप में आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे है 2 और के की वैल्यू फिर से यही रखी जाएगी, माइनस अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 1, और अपॉन में है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, और समीकरण नंबर 4 में के साथ क्या गुणा हो रहा है, 2k के साथ, वो देख लेते हैं। तो 2k के साथ गुणा हो रहा है अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 3/2, तो उसको यहां पर गुणा में लिख देते हैं। अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 3/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पद बच रहा है उसमें कहीं भी के नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगी, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा और माइनस सी गामा और बराबर 0। तो देखिए हमने यहां पर के की वैल्यू पुट कर दी। अब हमको आगे इसको सॉल्व करना है। यहां हमको दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म में जो बटे का टर्म है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे फिर भी एक कोष्टक बचेगा, यहां भी बटे में यही कोष्टक है, तो हम इसको एलसीएम लेकर के डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे हैं। तो ये एलसीएम लेने से क्या होगा कि ये जो तीसरी टर्म है इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 1 का वर्ग बच गया, और एक कोष्टक ये बचा जो एलसीएम में ले लिया हमने, ये हो जाएगा 2, और यहां पर रह जाएगा अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस का 1, और साथ में जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 3/2, और प्लस इसके साथ ये लघुत्तम गुणा हो जाएगा जो हमने लिया है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² और इनटू में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा माइनस सी गामा और इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहां तक इस तरीके से हो गया। अब इसको अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है तो हमको यहां दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म में ये कोष्टक कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो हमने ये कॉमन लिया अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 1, ये कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, यहां से यही कोष्टक दोबारा से बचेगा, तो अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस का 1, ये तो यहां से बच गया, और इसमें से ये कोष्टक कॉमन में चला गया, तो ये सेकंड वाला कोष्टक बचेगा और 2 बचेगा, तो 2 से गुणा करके इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, और
एक चीज हमें यहाँ पर और देखने वाली बात है कि जो हमने के की वैल्यू रखी थी, इसका जो ये माइनस का निशान था, ये माइनस का निशान तो रहेगा, छूटेगा नहीं, तो ये माइनस का निशान यहां से इस जगह पर आएगा। तो यहां पर ये हमने प्लस कर दिया था, तो इस जगह पर माइनस का निशान आएगा स्टूडेंट। तो ये माइनस का निशान आया है, उसी वजह से अब ये माइनस का 2 और ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके जब हम लिखेंगे तो ये होगा माइनस का 2 अल्फा अपॉन ए माइनस का 2 बीटा अपॉन बी और माइनस का 2 गामा अपॉन सी, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 रह जाएगा। ये यहां से आ गया। तीसरा वाला जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा और माइनस सी गामा इक्वल टू 0 हो गया। अब ये सेकंड वाली टर्म जो है, सेकंड कोष्टक जो है फर्स्ट टर्म के अंदर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमको आसानी से दिख रहा है कि एल्फा अपॉन ए और माइनस 2 अल्फा अपॉन ए सेम टर्म है, प्लस माइनस की है तो वो माइनस हो जाएंगी। ऐसे ही सेकंड और थर्ड टर्म भी माइनस हो जाएंगी। माइनस का 1 और प्लस 3 में से 2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 1, और यहां पर रह गया माइनस का एल्फा अपॉन ए माइनस का बीटा अपॉन बी माइनस का गामा अपॉन सी और प्लस का 2, और साथ में ये लास्ट टर्म बच रही है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का बी बीटा माइनस का सी गामा बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहां से इस सेकंड वाले कोष्टक में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि यहां पर आगे माइनस हो जाएगा और इस पूरी टर्म का पक्षांतरण बराबर के दूसरी तरफ हम कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो इसमें से माइनस को कॉमन लेकर के उसका पक्षांतरण कर देंगे दूसरी तरफ, तो यहां पर रह जाएगा केवल यही वाली टर्म। तो हम पहले चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, चाहे उस वाली को लिख सकते हैं पक्षांतरण करके, किसी को भी लिख सकते हैं। तो मान लो हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा माइनस का बी बीटा माइनस का सी गामा। ये वाले टर्म को हमने यहीं रख लिया और बराबर में इसको पहुंचा दिया। तो ये हो गया एल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी माइनस 1, और इसके साथ गुणा में आएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस 1, और इसके साथ आएगा जो पक्षांतरण करने पर आ रहा है, इसके साथ आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया था इसमें से, तो ये शुरू की 3 टर्म प्लस की हो जाएगी और लास्ट वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। एल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी और माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण हो गया। लेकिन यहां पर हमको एक बिंदु पथ लेना पड़ेगा, जो पॉइंट हमने माना था उस बिंदु का। तो यहां बिंदु एल्फा बीटा और गामा का बिंदु पथ लेने पर लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण, जो बेलन का समीकरण हमें निकालना है उसका समीकरण आ जाएगा। तो लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण, तो अब वो लंबवृत्तीय बेलन का जो समीकरण है वो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, जिस भी बिंदु का बिंदु पथ निकालना होता है उसकी जगह पर XYZ रख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर
प्लस 1/c², और ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by और माइनस cz इक्वल टू x/a प्लस y/b प्लस z/c माइनस 1 और x/a प्लस y/b प्लस z/c और माइनस का 2। ये उस लंबवर्ती बेलन का समीकरण हो गया जो हमसे सवाल में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो हमारे YouTube के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े टीचरों के चैनल हैं, जैसे डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है, भगवान शिव विश्वकर्मा है, प्रशांत सर है, मैथ मेंटोर है, कई सारे चैनल हैं जिसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं। लेकिन मैं सरल और आसान शब्दों में आपको इन प्रश्नों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको इस प्रश्न को सीखने में थोड़ी बहुत आसानी मिली हो, समझ में आ गया हो, तो आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है बेलन से रिलेटेड, और ये प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। उस बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसकी जनक रेखाएं x/l प्लस y/m बराबर z/n के समांतर है तथा जो गोले को स्पर्श करती है। यानी हमको इसे हल करने के लिए पहले जनक रेखा की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और जनक रेखा की जो इक्वेशन है वो ये जो रेखा दे रखी है इसके समांतर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रेखा में जो दिक् कोसाइन है LMN, वही हमारी जनक रेखा के दिक् कोसाइन होंगे। अब हमें क्या करना है, जनक रेखा के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेना है जिससे गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। देखिए, माना जनक रेखा पर कोई बिंदु, जनक रेखा के ऊपर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया x1, y1 और z1। तो रेखा x/l बराबर y/m बराबर z/n के समांतर, इसके समांतर दिया हुआ है ना प्रश्न में, इसलिए हमने ले इसके समांतर जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण। तो x1, y1, z1 से गुजरने वाली और दिक् कोसाइन यही हो जाएंगे जो इस रेखा के हैं। जनक रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। तो x माइनस x1/l, y माइनस y1/m और z माइनस z1/n, ये जनक रेखा की इक्वेशन हो गई। इसके बराबर में अगर हम r मान लेते हैं और x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमको जो गोले की इक्वेशन दे रखी है उसमें हम इसको लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि गोले पर स्थित है। देखिए, तथा जो गोले को स्पर्श करता है, तो स्पर्श करने का मतलब है स्थित है उसके ऊपर, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू गोले में लिख सकते हैं हम। तो यहां से अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स वाली टर्म को आर के इक्वल करेंगे, तो एक्स बराबर आएगा एल आर प्लस एक्स वन। इसी तरीके से y की जो वैल्यू है वो आएगी एम आर प्लस वाई वन, और z की जो वैल्यू है वो आएगी एन आर प्लस जेड वन। और इन तीनों मानों को हम गोले के समीकरण में रख देते हैं, और गोले का जो समीकरण हमको दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स वाई जेड के मान गोले की समीकरण में रखने पर, की समीकरण में रखने पर, तो x की वैल्यू हो गई एल आर प्लस एक्स वन, और ये इसका वर्ग हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस y की वैल्यू है एम आर प्लस वाई वन,
ये इसका वर्ग हो गया, तो यानी ये वाई स्क्वायर हो गया। z की वैल्यू लिखी एन आर प्लस जेड वन, इसका वर्ग कर दिया तो ये जेड स्क्वायर हो गया और बराबर में आ गया ए स्क्वायर। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आर में द्विघात समीकरण बना लेते हैं हम। उससे क्या है कि हमने जो ऊपर आर माना हुआ है अपनी स्वेच्छा से, उसको वापस एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, इसलिए आर में इसको हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले आर स्क्वायर की टर्म आएगी, आर स्क्वायर आएगा यहां पर पहले पद को वर्ग करने पर, इधर इसका, और तीनों कोष्टकों में पहली टर्म का वर्ग करने पर। तो यहां से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर आ गया कॉमन। फिर उसके बाद आर वाली टर्म लेनी है, तो आर वाली टर्म तीनों कोष्टकों के अंदर जब वर्ग करेंगे तो 2ab वाली एक टर्म आती है बीच वाला पद, तो वो वहां से आर कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 2lx1, दो भी कॉमन ले लेंगे और आर भी कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा lx1 प्लस सेकेंड कोष्टक में से बचेगा my1 और तीसरे कोष्टक में से बचेगा nz1। ये आर का मान हो गया, आर कॉमन आ गया। अब कांस्टेंट पद, तो कांस्टेंट पद हो गए तीसरे नंबर के, तीनों कोष्टकों में वर्क करेंगे और ए स्क्वायर भी इधर ले लेंगे, तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हमको ये दे रखा है प्रश्न के अंदर कि अगर कोई रेखा जनक रेखा के समांतर है, अक्ष के समांतर है, ये वाली जो अक्ष दिया हुआ है इसके समांतर है कोई जनक रेखा और वो गोले को स्पर्श करती है, तो कोई भी रेखा हो अगर वो किसी गोले को स्पर्श करती है तो उस समीकरण के मूल समान होंगे। देखिए, यदि कोई रेखा किसी गोले को स्पर्श करे जो प्रश्न में दी हुई ये कंडीशन वही हम काम में ले रहे कि अगर कोई रेखा किसी गोले को स्पर्श करे तो मूल समान होते हैं। तो मूल किसके समान होंगे? ये ऊपर जो समीकरण लिख रही है इसके मूल समान होंगे, क्योंकि हमने जनक रेखा को गोले के ऊपर स्थित करा दिया, तो अब इसके मूल समान होंगे। तो मूल समान होने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। अब यहां पर जो बी स्क्वायर ए और सी आ रहा है ये कहां से आएगा? तो द्विघात समीकरण मान लीजिए ये आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक्स में एक द्विघात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर जो गुणांक होगा वो तो ए होगा, एक्स का गुणांक बी और कांस्टेंट पद सी होगा। तो ये वैल्यू उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो हमको इक्वेशन निकालनी है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो बी की वैल्यू यहां पर क्या है? आर का गुणांक, तो आर का गुणांक है 2 और ये कोष्टक, तो वर्क करना है तो ये हो जाएगा 4 lx1 प्लस my1 प्लस nz1 और इसका वर्ग, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4। ए का मतलब हो गया आर स्क्वायर का गुणांक यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और सी का मतलब कांस्टेंट पद यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बराबर में चल रहा है 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से 4 कॉमन आ जाएगा और इस टर्म का हम राइट साइड में पक्षांतरण भी कर सकते हैं। तो अब ये हो गया एल x1 प्लस एम y1 प्लस एन z1 का वर्ग इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? केवल एक बिंदु पथ लेना है, और बिंदु पथ लेने के बाद हमसे जो पूछा गया था कि उस बेलन का समीकरण याद करो, तो ये वो बेलन का समीकरण आ जाएगा। बिंदु x1, y1 और z1 का बिंदु पथ लेने पर गोले का समीकरण, बेलन का समीकरण।
तो बेलन का समीकरण क्या आ जाएगा? अब x1 y1 z1 की जगह पर हमको क्या लिख देना है? x y z। तो ये हो गया lx प्लस my प्लस nz का वर्ग बराबर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो ये उस बेलन का समीकरण हो गया जो हमें फाइंड आउट करना था। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है ये, बेलन से रिलेटेड। उस लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसका निर्देशक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 और x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3 है। देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का जो समीकरण होता है वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाला जाता है और उसमें हमको बेलन की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो बेलन की त्रिज्या हमको यहां पर सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, और उस बेलन की त्रिज्या को निकालने के लिए हमको यहां पर दिया हुआ है ये गोले का इक्वेशन और एक ये समतल का समीकरण। गोला और समतल जब एक साथ दिया हुआ होता है तो हम उसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए कि ये वो गोला है जो हमको दिया हुआ है सवाल में, और ये जो समतल है, ये जो समतल दिया हुआ है, ये समतल इसके अंदर मान लीजिए कुछ इस जगह पर है, प्लेन आकृति ऐसे, इस तरीके से ये समतलीय आकृति है। अब यहां पर ये गोले का केंद्र है, तो ये जो गोला है इसका केंद्र 0 0 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो 0 0 और 0 हो जाएगा। गोले की त्रिज्या यहां पर देखिए बराबर में 9 लिख रहा है, तो इसका मतलब 3 है। तो यहां पर अगर हम इसको परिधि से मिला देते हैं तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, और ये हो जाएगी, इसको यहां पर इससे मिलाया हमने, तो हमको यहां से बेलन की त्रिज्या कैसे निकलेगी? तो बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए जैसे यहां पर एक पॉइंट हमने P ले लिया और इस बिंदु को O ले लिया, इसको Q बिंदु ले लिया, इसको O ले लेते हैं, यहां पर ये वाला बिंदु Q हो जाएगा। तो यहां पर ये जो समतलीय आकृति बनी है इसी के ऊपर बेलन होगा, इस तरीके से यहां पर ऐसे बेलन होगा, ये इस तरीके से कोई एक बेलन बन रहा होगा इसके अंदर। तो यहां से ये P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये बेलन की त्रिज्या है, ये त्रिज्या हमको निकालनी है। तो इस त्रिज्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज OPQ हमने बनाया है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण के स्क्वायर में से ये लंब के स्क्वायर को घटाएंगे, तो वो हमारे पास बेलन की त्रिज्या आ जाएगी। तो उसके लिए हमको OQ की वैल्यू निकालनी है, ये वाली। तो OQ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए OQ की वैल्यू निकलेगी बिंदु O से समतल पर लंब की लंबाई, ये लंब डल रहा है इसके ऊपर समतल के ऊपर, बेलन की त्रिज्या PQ ज्ञात करने के लिए बिंदु 0 0 0 से समतल पर लंब की लंबाई, तो समतल पर जो लंब की लंबाई होगी वो क्या आएगी, यानी कि वो OQ आ जाएगा हमारे पास। तो समतल पर जो लंब की लंबाई आएगी, समतल का समीकरण देखिए क्या है, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3। तो x की जगह, y की जगह और z की जगह 0 आ जाएगा। तो x माइनस 2y प्लस 2z, z की जगह भी 0, माइनस 3 और अपॉन में x y z के गुणांकों का वर्ग। तो 0, x y z के गुणांक कितने हैं, 1, x का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1, y का गुणांक -2 तो -2 का वर्ग 4, z का गुणांक 2 है तो उसका वर्ग 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा,
और अगर ये लंबाई प्लस में माइनस में आती है तो उसको हम प्लस का कर लेंगे, क्योंकि लंबाई हमेशा प्लस में होती है। तो यहां पर प्लस का 3 बचेगा और नीचे √9 का मतलब भी 3 बचेगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम बेलन की त्रिज्या यहां से निकाल सकते हैं। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी, अब देखिए बेलन की त्रिज्या यहां पर क्या है, PQ। ये PQ बेलन की त्रिज्या है। तो वो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो गया √ कर्ण का मतलब 3 का वर्ग 9 और लंब यानी 1 आया है, 1 का वर्ग 1 यानी कि √8। ये बेलन की त्रिज्या हो गई, जिसकी सहायता से अब हम लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकालेंगे। और लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकालने के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इस तरीके से मान लीजिए कि ये कोई बेलन है, ठीक है। बेलन का जो केंद्र हमको, गोले का जो हमको केंद्र दे रखा था वो 0 0 केंद्र था, तो ये वाला पॉइंट 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्र है वो अक्ष के ऊपर स्थित होगा। बेलन की पृष्ठ के ऊपर हमको ये एक बिंदु मान लेते हैं P XYZ, ठीक है। और ये हमने बेलन की त्रिज्या निकाली ली √8 और इसको यहां पर इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब P इस पॉइंट को Q ले लेते हैं और इस बिंदु को R ले लेते हैं। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो वो बेलन लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण बनेगा। और उसके लिए हमको अक्ष के दिक् कोसाइन चाहिए। तो जो अक्ष के दिक् कोसाइन है वो समतल के अंदर XYZ के जो गुणांक है, ये समतल के अंदर XYZ के जो गुणांक है ये अक्ष के दिक् कोसाइन है 1 -2 और 2, ठीक है। तो अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण, लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अगर हम लगाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं PQ² बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग। ये हमने लिख दिया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले PQ², तो P और Q के बीच की दूरी, दोनों के पॉइंट हमारे पास है। √ में आएगी दूरी, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x - 0 का वर्ग प्लस y - 0 का वर्ग प्लस z - 0 का वर्ग। तो ये तो हो गया PQ²। PR की वैल्यू √8 है, √8 का वर्ग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा प्लस RQ। अब RQ निकालना है, लंब है ये, तो RQ कैसे निकलेगा, PQ और QR दोनों के जो दिक् अनुपात है, दिक् कोसाइन है, उनको गुणा करेंगे। तो P और Q को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात होंगे x - 0 और इसको गुणा कर देंगे RQ के दिक् अनुपात से। तो RQ का दिक् अनुपात है 1 - 2 और 2 दिया हुआ है समतल के समीकरण में जो गुणांक है वो, प्लस y - 0 - 2 प्लस z - 0 और 2 और बटे में इन्हीं 1 - 2 और 2 का वर्ग, 1 + 4 + 4। ये हो गई हमारे पास RQ की वैल्यू और इसको कर देंगे वर्ग, ठीक है। अब यहां पर देखिए x - 0 y - 0 z - 0, तो 0 को तो हम छोड़ सकते हैं और इधर से √9 और ऊपर हो रहा है स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। 9 का वर्ग √9 का मतलब 3 और 3 का वापस से वर्ग करेंगे तो 9 और 9 को हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 9 इधर गुणा होगा तो ये आ जाएगा 9x² + y² + z² इक्वल टू 9 से 8 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 प्लस यहां पर रह गया x - 2y + 2z
का वर्ग। ये उस लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण है जो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इसको अभी हम और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 72 प्लस, और इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर होगा x² प्लस का 4y² प्लस का 4z², फिर 2ab वाले पद आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4xy माइनस का 8yz और प्लस का 4zx। ये इसका होल स्क्वायर हमने खोल लिया। अब सभी टर्म को एक तरफ ले लेते हैं तो वो सरल होकर लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण बनेगा। तो देखिए 9x² में से x² गए 8x², फिर 9y² में से 4y² गया, कैंसिल हो गया 5y²। इसी तरीके से 9z² में से 4z² को माइनस करेंगे तो 5z²। ये तीनों टर्म यहां की हो गई, इधर से xyz² हो गया। अब इन तीनों टर्म को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4xy प्लस 8yz माइनस का 4zx, और 72 को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का 72 बराबर 0। तो ये लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से समझाने की उसको कोशिश करूंगा।